सीएम धामी ने गृह विभाग को दिए निर्देश। चारधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को लेकर दिए निर्देश। का स्थलों के आसपास करे सत्यापन। G20 की ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होगी बैठक। सीएम ने पीएम का व्यक्त किया आभार। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें कराने की जिम्मेदारी। देहरादून में आज हो सकता है वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा रवाना। पच्चीस मई को इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म। सुबह 11 बजे घोषित होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी। तीर्थयात्रियों को राहत। जल्द शुरू होगी हेमकुंड कुंड के लिए हेली सेवा। नहीं बढ़ेगा किराया। आज से बदलेगा मौसम। पहाड़ से मैदान तक बारिश का येलो अलर्ट। चारधाम यात्री बरतें सावधानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज से शुरू नोट बदलने का सिलसिला। आपको बता दें कि 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं ग्राहक। आज से शुरू नोट बदलने का सिलसिला। 2000 के नोट बदलने को लेकर लोगों की लगी लाइन। आज से शुरू होगा नोट बदलने का सिलसिला। 2000 के नोट बदलने को लेकर लोगों की बैंक के बाहर लगी लंबी कतारें। हरिद्वार से खबर, आज से शुरू नोट बदलने का सिलसिला। आपको बता दें कि 2000 के जो नोट हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और 30 सितंबर तक 2000 के नोट वैध होंगे और उससे पहले आप बैंक जाकर अपने नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं और उसके लिए आज सुबह से ही भीड़ देखने को बैंकों के बाहर मिल रही है। 2000 के नोट बदले जाएंगे। आज से शुरू नोट बदलने का सिलसिला। दो 2000 के नोट बदलने का सिलसिला हुआ शुरू। दो 2000 के नोट बैन होने के बाद आपको बता दें कि आज से एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपने 2000 के नोट को। 30 सितंबर तक ये लागू रहेगा और उसको लेकर आपको बता दें कि बैंक में सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में दिए आदेश का पालन न करने पर प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु को 14 जून को हाईकोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल द्वारा दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्रवाई का उल्लेख था और धरातल पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने का कुछ उल्लेख नहीं था। पुनः इस मामले की सुनवाई में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए और समय दिया जाए। जनहित याचिका दायर करने के बाद अभी तक प्रदेश में करीब 17 लोग वन्य जीवों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें पिछले महीने रानीखेत की घटना भी प्रमुख है। कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर अनुपंत द्वारा यह जनहित याचिका वर्ष 2022 में ही दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था और उसमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह एक कमेटी बनाए जिसमें विषय विशेषज्ञ हों जो मानव वन्यजीव संघर्ष पर काम कर रहे हों। लेकिन प्रमुख सचिव वन द्वारा कोई भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं फाइल की गई। एक एफिडेविट में ये बताया गया कि विषय विशेषज्ञों की समिति बनी है, लेकिन उस समिति की केवल 3 बैठकें हुई हैं, उसमें विशेषज्ञ ही शामिल नहीं हैं। इस पर बहुत गंभीर संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण आर.के. सुधांशु साहब को माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है और 14 जून 2023 को उनको बुलाया है और साथ साथ उनको यह भी कहा है कि वह एक डिटेल्ड एफिडेविट लाएं जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए क्या क्या हो रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय को यह अवगत कराया कि 10 से 15 लोगों की डेथ तो इस याचिका के अधीन रहते हुए ही हो गई। तो इन सब चीज़ों पर भी प्रमुख सचिव वन को व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए आना है।
मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एस संधू ने G20 सम्मेलन की तैयारियों के दृष्टिगत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने आने वाले मेहमानों के आवागमन एवं सुरक्षा आदि समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन के साथ ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जनपद सीमा अंतर्गत कुर्सला बांध का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका, मुख्य विकास अधिकारी जरना कमठान, प्रभागी वनाधिकारी नीति शमरी त्रिपाठी, निदेशक एयरपोर्ट प्रभाकर मिश्रा, सचिव MDDA मोहन सिंह बनिया, अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस्व रामजी शरण शर्मा, उप जिलाधिकारी डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी सहित MDDA एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में मंगलवार से मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 23 से 26 मई तक ओलावृष्टि, बिजली चमकते और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 23 मई को राज्य के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 मई को ओलावृष्टि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका है। इसको लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। 26 मई को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाएं चल सकती हैं। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है। और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी मॉल रोड में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी मॉल रोड में चल रहे सुधारीकरण के कार्य की प्रगति की जानकारी भी अधिकारियों से ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की और मॉल रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। की माल रोड मसूरी की महत्ता को देखते हुए वहाँ के दुकानदारों ने निवेदन किया था कि उसकी बार बार रेयर लगने से उसकी हाइट इतनी ऊंची हो गई कि पानी जो है दुकानों का लेवल नीचे हो गया और सड़क ऊपर हो गई है। बरसात में पानी दुकानों में घुस जाता है। तो हमने 8 करोड़ रुपया MDDA से PWD को दिया और उसको काम को शुरू हुए आज कई महीने हो गए, काम पूरा नहीं हुआ है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पारंपरिक रूप से स्वागत हुआ। छोलिया दल के सभी विदेशी मेहमान भी जमकर झूमे। आपको बता दें कि नरेंद्रनगर में 24 व 25 मई को होने वाली G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक रूप से तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया गया। दौरान छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रशस्ति दी जा रही। कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को नहीं रोक पाए और महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों संग सुंदर नृत्य किया। विदेशी मेहमान में 5 चीन के और 5 इटली के डेलीगेट्स पहुंचे और 2 बजे फ्रांस के 2 डेलीगेट्स पहुंचेंगे।
धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों का गंगा में डूबने का सिलसिला नहीं थम रहा है। चारधाम यात्रा को देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा में नहाते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए चेतावनी बोर्ड पर यात्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण यात्रियों के गंगा में डूबने के हादसे हो रहे हैं। आज बरामद निकेतन घाट बिहार के बटैया का रहने वाला 20 वर्षीय मंजीत पुत्र रजत कुमार गंगा को पार करने की कोशिश में बीच में जाकर लहरों में फंसकर डूबने लगा। घाट पर मौजूद जल पुलिस के गोताखोर विक्रांत ने गंगा में छलांग लगाकर बड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल बचा लिया। लक्सर के भोगपुर डंडा भगमा क्षेत्र में खनन सामग्री से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। इस स्कूटी के चालक व उनके पीछे बैठे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्कूटी पर सवार 5 वर्षीय बच्ची भी गंभीर हो गई। सूचना लक्सर पहुंचे, जहां पर अमरजीत सिंह ने लोगों से घटना की जानकारी दी। इस दौरान टांडा घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां पर घंटों अवैध खनन के ओवरलोड वाहन गांव से होकर गुजरने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें शांत कराया है। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। दुर्घटना का जिम्मेदार ट्रैक्टर भी टांडा बागमल का ही बताया जा रहा है। इसे देखते हुए गाँव में पुलिस तैनात की गई है। वहीं हरिद्वार मातृ सदन से पहुंचे शिवानंद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व विधायक यतीश्वरानंद खनन का जिम्मेदार बताया गया। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी खनन जारी। घटना तो ये खनन के ट्रैक्टर से हुई है और आपके सामने ही है जो भी कुछ भी है। बाकी ये है कि इसमें स्कूटी पे 3 लोग सवार थे, 2 बच्चे थे, एक हमारे भाई साहब थे कृष्णकांत जी जो खुद स्कूटी चला रहे थे और स्कूटी पूरी तरह से जो है ट्रैक्टर के अंदर घुसी पड़ी है और पूरी जो है वो अपनी साइड पे थे, बहुत धीमे चलाते थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे और बस एक ही बच्ची थी, उनकी बच्ची भी साथ में ही थी। तीनों हमारे खेत की बराबर में एक ज़मीन ले रखी थी, उसमें जो खनन चल रहा था बहुत तगड़ा। हम रात में नाइट में अपने घर थे, सुबह ही आए तो 3-4 जेसीबी चल रही थी, खुदान चल रहा था और हमने वो सब ट्रैक्टर रोके। तो वो ट्रैक्टर रोके फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने सब कहने लगे भाई आज के बाद नहीं करने के, तो हमने उनको निकलने दिया। जैसे ही वो निकल के इधर रोड पर यहाँ आए, इधर से प्रधानाचार्य जी अपने कॉलेज में जा रहे थे, तो इन्होंने सीधा वो प्रधानाचार्य जी के ऊपर एकदम ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी 2 बच्चे और एक व्यक्ति की डेथ होना ज्ञात हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं है, कल भी कार्रवाई हुई थी जिसमें 2 स्टोन क्रशर सीज किए गए थे और जो यहाँ पे गड्ढे जो ग्रामीणों के ही खेत में किए गए हैं उनकी भी नपाई करके उस पर अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के सिविल लाइंस में श्री खाटू श्याम आस्था मंडल लाल कुर्ती की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडल के संरक्षक सचिन गुप्ता ने बताया कि आने वाले 30 मई को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भव्य श्री खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कोलकाता के भजन बाग गायक राज पारेख व मोदीनगर से पूजा अरोड़ा पहुंचेंगी। साथ ही साथ भजन संध्या में खाटू श्याम मंदिर हरिद्वार से साध्वी आनंद ज्योति परमहंस व टपकेश्वर मंदिर देहरादून से दिगंबर भरत गिरजी महाराज का पावन सानिध्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता से राज पारीक पहली बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी नगरवासियों से भारी संख्या में भजन संध्या में पहुंचने की अपील करी है। देवभूमि में उत्तराखंड के अंतर धार्मिक विवाह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में विवाद इतना बढ़ गया है कि भाजपा नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को अपनी बेटी की शादी स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि शादी के कार्ड की एक तस्वीर बीती 18 मई को सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने साझा की। शादी के कार्ड की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा के समर्थकों और एक धड़े ने यशपाल बेनाम की जमकर आलोचना की, उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने इस शादी को लफ्ज़-ए-जिहाद की कोशिश बताई थी और इसकी तुलना हाल ही में रिलीज हुई विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी से भी की, जिससे थक हारकर यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को रद्द किया। और यशपाल बेनाम का कहना है कि उन्होंने पिता के तौर पर अपनी बेटी की बात को मानकर इस विवाह के लिए हामी भरी थी, लेकिन राज्य में माहौल खराब होने की वजह से उन्होंने फिलहाल शादी के कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि देश में संविधान है, बावजूद इसके बीजेपी से जुड़े संगठनों ने यशपाल बेनाम और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद यशपाल बेनाम ने शादी स्थगित करने का फैसला लिया है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट।
देवभूमि उत्तराखंड में अंतर धार्मिक विवाह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में ये विवाद इतना बढ़ा दिया कि भाजपा नेता और पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को अपनी बेटी की शादी स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि शादी के कार्ड की एक तस्वीर बीती 18 मई को सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने साझा की। शादी के कार्ड की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा के समर्थकों और एक धड़े ने यशपाल बेनाम की जम करके आलोचना की। उन्हें जम करके ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने इस शादी को लव जिहाद की कोशिश बताई थी और इसकी तुलना हाल ही में रिलीज हुई विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी से भी की थी, जिससे थक हार करके यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम को रद्द करना ही उचित समझा। यशपाल बेनाम का कहना है कि उन्होंने पिता के तौर पर अपनी बेटी की बात को मानकर इस विवाह के लिए हामी भरी थी, लेकिन राज्य में माहौल खराब होने की वजह से उन्होंने फिलहाल शादी के कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं। सबके इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है। इसका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि उनका निजी मामला है। तमाम संघ के बड़े पदाधिकारियों का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बड़े सही ढंग से मेरे अपनी बात जो है मेरे सामने रखी है और मुझे किसी का दबाव नहीं बनाएगा। कई तरह की ये दुनिया है, इसमें कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने बड़े प्यार से बात की, कुछ लोगों ने भद्दे ढंग से बात की है। एक तरफ जहां पर यशपाल बेनाम ने भारी दबाव के चलते शादी के कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में राज्य में सियासत गरमा गई है। बीजेपी इस पूरे मामले को निजी मामला बता करके इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी उग्र है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि देश में संविधान लागू है, बावजूद इसके बीजेपी से जुड़े संगठन में यशपाल बेनाम और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद यशपाल बेनाम ने शादी स्थगित करने का फैसला लिया है। लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये उनका नितांत व्यक्तिगत निजी मामला है, जो वो चाहते हैं, क्योंकि निजी मामला है तो इसमें कोई राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जब चाहे वो शादी करे, जब चाहे स्थगित करे, ये उनकी अपनी निजी मामला है। जिस देश में संविधान का राज है और जो सरकार के लोग, बड़े लोग ये कह रहे हैं कि ये यशपाल बेनाम का अपना निजी मामला है, उनसे जुड़े हुए संगठन ने उनको धमकियां दी हैं और इसीलिए यशपाल बेनाम जी ने ये कहा कि बंदूक के संगीनों के साये के नीचे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। तो ये एक गंभीर चुनौती है और सरकार को ये जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि आखिर जिन लोगों ने उनको धमकियां दी उन संगठनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को लागू करें, ये इनकी जिम्मेदारी है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखें। तो जिन इनसे जुड़े, बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है, जिन्होंने इनको धमकियां दी हैं यशपाल बेनाम जी के और उनके परिवार को, उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर के देवभूमि उत्तराखंड में अंतर धार्मिक विवाह के मामले में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी इस पूरे मामले में नरम दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस काफी उग्र दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर जब संविधान हमें अंतर धार्मिक विवाह की पूरी स्वतंत्रता देता है, तो फिर किसी को इस शादी से क्यों आपत्ति है? क्या सरकार यशपाल बेनाम और उनके परिवार को धमकी देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल 25 मई को घोषित किया जाएगा। परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 6 मार्च से 16 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद परीक्षा फल को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 मई को सुबह 11 बजे बोर्ड सभागार में परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा फल देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 हाई स्कूल में 1,32,000 और इंटरमीडिएट में 1,27,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं अब की बार हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त हुई हैं और हमने परीक्षा फल निर्माण का कार्य हमारा लगभग पूर्ण हो गया है। 25 मई को परीक्षा फल की घोषणा प्रातः 11 बजे परिषद कार्यालय में की जाएगी। G20 सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पौड़ी पुलिस प्रशासन ने परमार्थ निकेतन में सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी प्रबंधन के लिए ब्रीफिंग की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित उत्तराखंड के आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी की जानकारी दी गई। स्वग्राश्रम क्षेत्र का सेक्टर 11 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी सहित इंटेलिजेंस अधिकारियों को ड्यूटी में कार्य क्षेत्र की जानकारी दी गई है। 24 तारीख को जो हमारे यहाँ परमार्थ में आरती व रात्रि भोज का कार्यक्रम है, उसको लेकर आज जितनी फोर्स थी उसकी प्रॉपर्ली ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में एडीजी एलओसा, एडीजी इंटेलिजेंस, आईजी गढ़वाल रेंज सभी मौजूद थे और फोर्स को प्रॉपर्ली जो है हर एक बिंदु पर ब्रीफ किया गया है और लगभग इसमें हमारे 5 एडिशनल एसपी जोनल ऑफिसर्स के रूप में तैनात हैं। इसके अलावा जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी उनके सहायक के रूप में तैनात हैं और साथ ही साथ हमारे 11 सेक्टर्स बने हैं जिसमें इंस्पेक्टर्स और एसएचओ लेवल के अधिकारी जो है उन्हें तैनात किया गया है। इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।